Assalamu alaikum class. I hope all you are fine. स्टूडेंट्स, हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक कवर कर रहे थे। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक मैकेनिज्म और कुछ इसका वर्किंग प्रिंसिपल वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर ब्रीफली ओवरव्यू करें तो हमने क्या डिस्कस किया था? एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी मींस न्यूक्लियस, विच न्यूक्लियस इज एनएमआर एक्टिव, दैट हैज मस्ट बी मोर देन वैल्यू ऑफ ज़ीरो स्पिन नंबर, यानी कि न्यूक्लियस की स्पिन नंबर ज़ीरो से ज़्यादा होना चाहिए, आइदर इन इंटीग्रल फॉर्म और इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म, आइदर 1/3, 2/3, 5/3 और 1 वैल्यू मस्ट बी न्यूक्लियस मस्ट बी हैव सम स्पिन नंबर। स्पिन नंबर मीन न्यूक्लियस की रोटेशन, यानी कि उसके जो अंदर प्रोटॉन्स हैं उनकी रोटेशन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती हैं, उनकी रोटेशन आपस में एक दूसरे को वो प्लस माइनस करके आपके पास लास्ट में उसका कोई ना कोई स्पिन नंबर आ रहा होता है, तो वो लाजमी वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो ज़ीरो से ज़्यादा हो, तभी वो वाला न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव होता है। एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस है वो क्या करेगा? उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। वो एनएमआर न्यूक्लियस क्या होता है? फर्स्ट वो खुद जब उसका स्पिन नंबर होता है वो इटसेल्फ टाइनी मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऑल्दो वो लो इन कैपेसिटी होती है, लेकिन क्या होती है, सम हाउ इट हैज़ सम मैग्नेटिक फील्ड। हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, वो अपने आप को अलाइन कर लेता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि उस डायरेक्शन में वो अपने आप को पैरेलल अरेंज कर लेता है। और उस पैरेलल अरेंज करने के बाद जब हम उसको एक्सटर्नली रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वो जो एनर्जी पैकेट्स हैं वो क्या करेगा? उसकी रोटेशन करती है इनटू 180 डिग्री और उसको अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई सेट करती हैं, जिसकी वजह से वो अल्फा पोजीशन से बीटा पोजीशन पे चला जाता है और उस पोजीशन पे ट्रांसफ़र होने में रेजोनेंस क्रिएट होती है, एंड दैट रेजोनेंस विल बी रिकॉर्डेड इन अ एनएमआर सिग्नल। दिस इज़ ऑल द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने अब तक ये तो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, उसका कोई ना कोई स्पिन नंबर होना चाहिए, वो स्पिन नंबर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, टाइनी मैग्नेट के तौर पे एक्ट करेगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे, अपने आप को अरेंज कर लेगा पैरेलल। जब वो पैरेलल अरेंज कर लेगा, आप उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, एनर्जी पैकेट्स की अब्जॉर्प्शन की वजह से वो क्या करेगा? अपने आप को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे उस तरह के लेवल्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, जस्ट पोजीशन वो पूरी रिवर्स होनी है, 180 का ट्विस्ट होना है। 180 के ट्विस्टिंग की वजह से क्या होगा? आपकी रेजोनेंस क्रिएट होगी, और वो रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो क्या है? ट्विस्टिंग शिफ्टिंग ऑफ 1/180 डिग्री, यानी कि अल्फा पोजीशन से बीटा पोजीशन पे जाने पे जो वो शिफ्टिंग पूरी हो रही है, तो उसकी वजह से जो रेजोनेंस क्रिएट हो रही है एनएमआर में, दैट शिफ्टिंग फ्रॉम अल्फा पोजीशन टू बीटा पोजीशन, उसको आप रेजोनेंस कहते हैं। अल्फा पोजीशन स्टेबल होती है, लेस एनर्जी वाली होती है, बीटा पोजीशन लेस स्टेबल होती है, मोर एनर्जी वाली होती है। ये सब हम ओवरऑल डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज हम डिस्कस करते, अच्छा उसके बाद लास्ट में हमने डिस्कस किया था शील्डेड एंड डी शील्डिंग इफेक्ट, जिसको हम तो एक दफ़ा और ओवरव्यू कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था? शील्डेड इफेक्ट और डी शील्डेड क्या होगा? न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना हो। जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होगा तो उसकी जो इटसेल्फ जो टाइनी मैग्नेट के तौर पे वो एक्ट कर रहा है, वो जस्ट उसकी अपनी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, और वो क्या करता है? जितनी आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी इफेक्टिव, यानी कि एक्सटर्नल अप्लाइड करी, न्यूक्लियस उतनी ही इज इक्वल्स टू, यानी कि इफेक्टिव, यानी कि न्यूक्लियस उतना ही उसको फील करेगा, क्योंकि उसके अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो कि अपना कोई नेगेटिव चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, जिसकी वजह से अप्लाइड में से वो माइनस और न्यूक्लियस कम फील करे, तो आपके पास क्या होगा? डी शील्डेड इफेक्ट आ रहा है। डी शील्डेड यानी कि कोई आसपास इलेक्ट्रॉन्स नहीं मौजूद। अगर आप इसको शील्डेड और डी शील्डेड में इस तरह से रिलेट करके याद रखेंगे कि आसपास शील्डेड क्या है? कवर हुई हुई आसपास चीज़ें, तो वो इलेक्ट्रॉन का कवर है। जब तक न्यूक्लियस है तो आपके पास आसपास कवर है, तो वो शील्डेड इफेक्ट आएगा। कब कवर होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपके पास क्या होगा? वो कोई अपनी
नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, उसकी अपनी नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस जो आपको एक्सटर्नल आप प्रोवाइड कर रहे थे उसके कंपैरिजन में कम फील करेगा। जब कम फील करेगा तो आपका सिग्नल क्या होगा, अप फील्ड में आएगा, यानी कि जीरो के नियरेस्ट आएगा। जबकि डी शील्डेड में क्या होता है, डी शील्डेड में आपका सिग्नल लेफ्ट साइड पे ट्रैवल करता है और आपके पास क्या होता है, जितनी आपने एक्सटर्नल प्रोवाइड करी उतनी ही उसने फील करी और आपका सिग्नल आता है डी शील्डेड लेफ्ट साइड की तरफ, जो कि लो फील्ड है। इसके अपोजिट सेम सिचुएशन है शील्डेड, यानी कि आसपास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। आसपास जब इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इनकी नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड होगी वो माइनस होगी फ्रॉम द अप्लाइड, जो कि आप एक्सटर्नली अप्लाइड करे थे, जिसकी वजह से इफेक्टिव की वैल्यू कम हो जाएगी। जब इफेक्टिव की वैल्यू कम होगी तो आपका सिग्नल अप फील्ड आएगा और वो शील्डेड इफेक्ट में आता है। दिस इज द शील्डेड एंड नॉन शील्डिंग मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या है, शील्डेड क्या है, आसपास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आपकी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी उसके मुकाबले में कम उसको वो प्रोवाइड उसको फील करने दे रहा है। और उसकी वजह से क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो वो बिल्कुल पैरेलल 180 डिग्री पर नहीं आ पाते, सॉरी बिल्कुल पैरेलल जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल थी, न्यूक्लियस उस बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन में नहीं आ पाता, जिसकी वजह से आपका जो 180 का जो टर्न होना है वो कम टर्न लिया जाएगा, जिसकी वजह से आपको कम रेडियो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है। कम रेडियो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है तो आपकी रेजोनेंस कम होगी और आपका सिग्नल जीरो के नियरेस्ट आता है। अगर आप ये देखें यहाँ पे अप फील्ड क्रॉसपॉन्ड टू मोर शील्डेड अराउंड न्यूक्लियस, अप फील्ड क्या है, जीरो, यानी कि राइट साइड पे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट वो अप फील्ड कहलाती है। लेफ्ट साइड शिफ्टिंग ऑफ सिग्नल ड्यू टू डी शील्डिंग इफेक्ट वो डाउन फील्ड कहलाती है। आपने मुझसे एक बच्ची ने सवाल भी किया हुआ था व्हाट्सएप के ग्रुप पे कि मैम व्हाट इज़ अप फील्ड एंड डाउन फील्ड। अप फील्ड क्या है कि आपकी शील्डेड इफेक्ट होने की वजह से, यानी कि जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से जो वो आपका जो न्यूक्लियस है वो उतनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं फील कर रहा जितनी आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसकी वजह से वो अपनी परफेक्ट पैरेलल पोजीशन नहीं अचीव कर पा रहा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो आपकी 180 का टर्न कम हो जाएगा। 180 का टर्न कम होता है तो आपको लेस रेडियो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है। लेस रेडियो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है तो आपकी रेजोनेंस की वैल्यू कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपका सिग्नल राइट साइड पर आता है, यानी कि 0 1 2 3 4 राइट साइड पे अगर आपकी सिग्नल शिफ्टिंग हो रही है तो वो अप फील्ड है, यानी कि आपके पास ये शील्डेड इफेक्ट की वजह से सिग्नल आ रहा होता है राइट साइड पे। और डी शील्डिंग यानी कि जितना न्यूक्लियस के आसपास में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे आपकी एक्सटर्नल फील्ड बिल्कुल उतनी ही फील कर रहा होगा आपका न्यूक्लियस जितनी आप अप्लाई करें, कि उसके आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उसको कुछ माइनस या नलिफाई कर रही हो। उसकी वजह से आपका सिग्नल उतना लेफ्ट साइड पर ट्रेवल करेगा, जितना आपका सिग्नल लेफ्ट साइड पे ट्रैवल करेगा ड्यू टू नॉन शील्डिंग इफेक्ट आपका वो डाउन फील्ड कहलाती है। दिस इज कॉल्ड अप फील्ड एंड डाउन फील्ड। शील्डेड इफेक्ट को हमने लास्ट टाइम ये भी कहा था कि शील्डेड इफेक्ट या वो शील्डेड इलेक्ट्रॉन वो डाई मैग्नेटिक इफेक्ट भी कहलाता है और डी शील्डिंग इफेक्ट पैरा मैग्नेटिक इफेक्ट भी कहलाता है। आपको हो सकता है एग्जाम में दूसरे नाम से करके पूछा जा सके, तो शील्डेड इफेक्ट को डाई मैग्नेटिक इफेक्ट और डी शील्डिंग इफेक्ट को पैरा मैग्नेटिक इफेक्ट, ये दो टर्मिनोलॉजीज है शील्डेड इफेक्ट और डी शील्डिंग के लिए। डाई मैग्नेटिक एंड पैरा मैग्नेटिक ये लाजमी याद रहेगा। अप फील्ड क्या है, अप फील्ड में सिग्नल तब ट्रैवल करता है जब आपका ज़्यादा शील्डेड इफेक्ट आ रहा है। ज़्यादा शील्डेड इफेक्ट यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो कम एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है वापस बीटा पोजीशन में जाने के लिए, क्योंकि वो परफेक्ट पैरेलल पोजीशन पर आया ही नहीं था। जब परफेक्ट पैरेलल पोजीशन पर आया ही नहीं था तो अब उसको लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है वापस 180 के डिग्री पे टर्न करने के लिए, तो उसका सिग्नल जीरो के करीब आएगा। इस तरह से अगर आप रिलेट करके करें, वैसे ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है। बच्चे अक्सर मैंने देखे हैं कि इन चीज़ों में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है, नॉन शील्डिंग क्या है, डाउन फील्ड क्या है, अप फील्ड क्या है। तो अगर आप इससे देखें कि भाई शील्डेड इफेक्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो परफेक्ट पैरेलल पोजीशन जा नहीं रहा। जब परफेक्ट पैरेलल पोजीशन नहीं जा रहा तो अब उसको वापस 180 के टर्न के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है। जब लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है तो लेस रेजोनेंस क्रिएट होगी, तो आपका सिग्नल जीरो के नियरेस्ट आएगा। जब जीरो के नियरेस्ट आ रहा है तो वो अप फील्ड है ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। और इस सिचुएशन की पूरी रिवर्स कर लें, क्या जब आपके पास इलेक्ट्रॉन कम है, वो बिल्कुल पैरेलल पोजीशन ले रहा है, उसको 180 का टर्न के लिए ज़्यादा
एनर्जी रिक्वायर्ड है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है तो ज़्यादा रेजोनेंस क्रिएट होगी, ज़्यादा रेजोनेंस क्रिएट होगी तो आपका सिग्नल लेफ्ट साइड पे ट्रेवल करेगा टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ 10 और 12। ये सिग्नल जो एनएमआर का स्पेक्ट्रा होता है वो 0 से 12 तक के पीपीएम। अगर इसका यूनिट देखें कि ये 0 क्या है, ये पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम में इसका जो ग्राफ मॉनिटर किया जा रहा होता है। ये क्या है, केमिकल शिफ्ट। हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे ये वैल्यू को भी कि केमिकल शिफ्ट क्या है। टीएमएस स्टैंडर्ड होता है, यानी कि ये स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है जिसमें कोई हाई प्रोटॉन मौजूद नहीं होते हैं तो उसका 0 पे सिग्नल आता है, तो ये स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है टीएमएस। ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका, शील्डेड और नॉन शील्डेड, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, अप फील्ड एंड डाउन फील्ड। अगर इन तीनों टर्मिनोलॉजीज में आपको आपस में रिलेट करके आप करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि कैसा इसका इंस्ट्रूमेंट है। अब तक हम जब स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ रहे थे उसमें क्या होता था, एक लाइट सोर्स होती थी, सोर्स से रेडिएशन निकलती थी, मोनोक्रोमेटर में जाती थी, मोनोक्रोमेटर से लाइट मोनोक्रोमेट होती थी, उसके बाद सैंपल में जाती थी, सैंपल से वो डिटेक्टर में चली, एब्जॉर्प्शन हो गई फिनोमिना, क्योंकि एब्जॉर्प्शन क्या चल रहा था, एब्जॉर्प्शन हो गई, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जितनी ट्रांसमिट होके गई वो ट्रांसमिट लाइट डिटेक्टर ने मॉनिटर कर ली। यूवी में भी, आईआर में भी और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में भी समहाउ यही प्रिंसिपल था। लेकिन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ऑल्दो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें लाइट सोर्स यूज हो रही है, लेकिन इसमें उस तरह से एब्जॉर्प्शन फिनोमिना नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या है आपके पास, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे अगर आप इसके कंपोनेंट्स देखें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के, तो क्या है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोर्स है। इसके बाद ये सैंपल होल्डर है, यानी कि रेडियो, इसके अंदर सैंपल प्लेस होगा, रेडिएशन यहाँ से रिमिट होगी। ये आपके पास स्विप जनरेटर है, नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेट है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ये यहाँ से इस सैंपल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ से उसके मैग्नेटिक फील्ड उसके न्यूक्लियस को अरेंज कर लेगा इस पोजीशन में, इस डायरेक्शन में कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो है उस डायरेक्शन में अरेंज करने के बाद आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी से एनर्जी जनरेट होगी। वो उसकी सिग्नल न्यूक्लियस को रिवर्स करेगा 180 डिग्री पर। वो जो रिवर्सिंग में जो रेजोनेंस क्रिएट हो रही है वो रेजोनेंस आपका एम्पलीफायर उसको नोट करेगा। सिग्नल जो रेजोनेंस यहाँ पे क्रिएट होगी, जो आपका जो न्यूक्लियस है उसकी जो डायरेक्शन पूरी रिवर्स हो रही है, जो 180 डिग्री पर टर्न हो रहा है, अल्फा पोजीशन से बीटा पोजीशन पे जा रहा है, अल्फा स्पिन से बीटा स्पिन में जा रहा है। उस रिवर्सिंग में जो आपके पास जो रेजोनेंस क्रिएट हो रही है वो रेजोनेंस यहाँ से रिकॉर्ड होगी, जो कि उस सिग्नल रिकॉर्ड होगी, वो एम्पलीफायर में जाएगी, एम्पलीफायर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और वो डिटेक्टर में डिटेक्ट होकर आपके पास रिकॉर्डर में, जो कि ऑसिलोस्कोप होता है डिटेक्टर हमारे रिकॉर्डर, उसमें आपको सिग्नल रिकॉर्ड करके ये जो हमने सिग्नल यहाँ पे ग्राफ देखा था उस फॉर्म में आपको, इस फॉर्म में आपको ग्राफ मिल जाएगा इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के जवाब में कि ये जो आपकी पूरी टेक्निक है इसके जवाब में जो आपका सैंपल एनालाइज होगा उसमें कितने प्रोटॉन है। आप कार्बन 13 भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, प्रोटॉन की भी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। ये हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर मालूम होता है। बेसिक अगर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखें तो क्या है आपके पास, क्या कंपोनेंट्स है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, सैंपल होल्डर है, मैग्नेटिक है जो कि मैग्नेट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, स्विप जनरेटर है जो कि उस मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी है। उस मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड होने की वजह रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल आया उसकी वजह से जो आपकी रिवर्सिंग हुई, जो रेजोनेंस क्रिएट हुई वो रिकॉर्ड हुई, एम्पलीफायर में गया, एम्पलीफायर से डिटेक्टर में गया और डिटेक्टर से रिकॉर्डर में चली गई। ये बेसिक लेआउट है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम वन बाय वन एक एक इसके कंपोनेंट को डिस्कस कर लें तो सैंपल होल्डर क्या है, सैंपल होल्डर में हमारे पास 5 मिलीमीटर ग्लास ट्यूब यूज़ होती है। कौन सी ट्यूब यूज़ हो रही है, ग्लास की ट्यूब यूज़ हो रही है जिसके अंदर तकरीबन 0.4 ml तक लिक्विड सैंपल डल सकता है। अब यहाँ पे क्या बात है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके पास सॉलिड फॉर्म ऑफ सैंपल नहीं एनालाइज होगा, ना गैस फॉर्म ऑफ एनालाइज होता है। लाजमी क्या है आपका जो कंपाउंड है वो लिक्विड फॉर्म में आए तभी वो एनालाइज होगा। तो
आपका अगर कोई सॉलिड है उसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट कोई सॉल्वेंट होना चाहिए, यानी कि जिसमें उसकी परफेक्ट सॉलिबिलिटी हो, और उस पर उसको सॉलिबलाइज करके फिर आप इस ग्लास ट्यूब में फिल करते हैं और फिर आप उसका एनएमआर सिग्नल रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर परफेक्ट सोल्यूशन नहीं बनता है, उसकी सॉलिबिलिटी नहीं आपको मालूम है, तो आप उसकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उस सॉलिड कंपाउंड की एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपका सैंपल कम है तो उसके लिए हम माइक्रो ट्यूब्स यूज़ की जाती हैं फॉर लोअर सैंपल। 0.4 ml, ऑल्दो आपको लग रहा है 0.4 ml बहुत कम वैल्यू है, लेकिन इससे भी कई दफ़ा होता है आपके पास कंपाउंड कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं, या उनकी सिंथेसिस में हमें उसका प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा अचीव नहीं होती, तो हमारे पास सैंपल बहुत कम होता है। तो उस सिचुएशन में अगर आपके पास सैंपल बहुत कम है तो फिर आप माइक्रो ट्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। सैंपल होल्डर क्या है? ग्लास ट्यूब का बना हुआ है। ग्लास ट्यूब क्या है? और उसमें लिक्विड सैंपल जाएगा। अगर आप ये देखें सैंपल होल्डर तो क्या है, ट्यूब की फॉर्म में है। ये ट्यूब किस चीज़ की बनी हुई है? ग्लास की बनी। जैसे यूवी विजिबल में था, उसमें आपका जो सैंपल होल्डर था वो क्वार्ट्ज मटेरियल का बना हुआ था। आईआर में आप यूवी में भी इसी तरह से था कि आपका जस्ट सोल्यूशन ही एनालाइज हो सकता है, लिक्विड सैंपल ही एनालाइज हो सकता है, सॉलिड या गैस नहीं हो सकता। आईआर में ठीक था कि सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी, सोल्यूशन भी, सब फॉर्म एनालाइज हो सकती थी। देन एटॉमिक में फिर आपके पास लाजमी था कि आपके पास, खैर उसमें हमारे पास थोड़ी वेरिएशन उसमें हो चुकी हुई है कि लाजमी नहीं है कि सॉलिड सैंपल ही हो, उसमें सोल्यूशन, वो खैर थोड़ा इंस्ट्रूमेंट वेरिएशन हो चुकी है। लेकिन अगर अब हम नेक्स्ट उसमें देखें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो एनएमआर में क्या है, लिमिटेशन क्या है? जस्ट लिक्विड सैंपल ही एनालाइज हो सकता है। क्या होगा? लिक्विड सैंपल आप बनाएंगे अपने सैंपल, जो भी आपका कंपाउंड है सॉलिड, अगर तो लिक्विड है तो ठीक है, डायरेक्ट उसके एनालिसिस हो सकते हैं, लेकिन अगर वो सॉलिड है तो आपको उसको पहले डिसॉल्व करना पड़ेगा किसी भी अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में। अच्छा, अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में भी किस तरह से आप डिसॉल्व करेंगे? जिसमें खुद उसके सॉल्वेंट के खुद के प्रोडक्ट, ऐसा ना हो कि आपका कंपाउंड है, आप उसका एनालाइज करने जा रहे हैं, उसको किसी ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिए जिसमें खुद के प्रोटॉन है। आप कंपाउंड के प्रोटॉन एनालाइज करने जा रहे हैं, सॉल्वेंट में एस्पेंट डाला जिसमें प्रोटॉन है, तो आप किस तरह से उसकी एनालिसिस करेंगे? तो सॉल्वेंट के भी प्रोटॉन रिकॉर्ड हो जाएंगे, तो आपके कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन नहीं आएगी। तो इसलिए आप ऐसा सॉल्वेंट चूज करेंगे जिसमें उसकी इंटरफेरेंस ना आ रही हो। तो आपके पास ये सैंपल होल्डर है जो कि ग्लास ट्यूब का बना हुआ है, जिसमें आप लिक्विड सैंपल प्लेस करेंगे। अगर ज़्यादा सोल्यूशन है तो 0.4 ml तक इसमें सोल्यूशन फिल हो सकता है, और अगर कम है तो फिर आप माइक्रो ट्यूब्स यूज़ करते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेट। मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ये जो मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन में एडजस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैग्नेट की एक्यूरेसी एंड क्वालिटी से इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रेंथ डिपेंडेंट है। एक्यूरेसी एंड क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज डिपेंडेंट ऑन इन स्ट्रेंथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, यानी कि इतने स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की जाएगी। अगर वो उसमें कुछ एरर आता है, वो उतनी स्ट्रेंथ की नहीं प्रोवाइड हो रही होती, या उसमें कुछ मसला आ रहा होता है, तो वो आपकी ओवरऑल एक्यूरेसी पे डिपेंड करे, क्योंकि आपकी जो पूरी मेजरमेंट है वो उस मैग्नेटिक फील्ड पर ही है। क्योंकि जितनी आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी वो एडजस्ट कर रहा है, उसकी वजह से देखिए शील्डेड और डी शील्डेड में सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, अप फील्ड डाउन फील्ड में सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है। किसकी वजह से? कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी न्यूक्लियस फील कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने एक एज्यूम किया है 1.73 टेस्ला की आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूक्लियस उसके अकॉर्डिंगली अपने आपको, अगर शील्डेड इफेक्ट आता है तो आपका राइट साइड पर, अगर डी शील्डेड तो आपका लेफ्ट साइड पर सिग्नल ट्रांसफर हो जाता है। बट अगर समहाउ आप समझते हैं कि आपका इंस्ट्रूमेंट में भी एरर है, आपने 1.73 पे एडजस्ट तो किया, लेकिन 1.73 की टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड ही नहीं हुई थी न्यूक्लियस को, वो 0.93 की हुई थी, या कोई भी और वैल्यू की आपको यूनिट की मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड हुई, तो आपके ओवरऑल जो वो है, क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड हो रही है, आपको याद होगा अगर हमने वो एक इक्वेशन स्टार्ट में पढ़ी थी कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंडेंट थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी टू द रेडियो फ्रीक्वेंसी, यानी कि जितनी रेडियो फ्रीक्वेंसी आपने ईएमआर की प्रोवाइड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, यानी कि ज़्यादा एनर्जी है उसको चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसकी वजह से ज़्यादा रेजोनेंस क्रिएट होगी। अब जाहिर से पता है ज़्यादा रेजोनेंस क्रिएट होगी, आपका सिग्नल लेफ्ट साइड पर ट्रेवल करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड आप समझ 1.7 की रहे हैं, लेकिन वो कम उसको मिल रही है, उसकी वजह से कम
मिल रही है वो फ्रीक्वेंसी कम ले रहा है, फ्रीक्वेंसी कम ले रहा है, आपका सिग्नल राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। तो आपकी जो बेसिक जो है आपके इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी जो है, उसकी क्वालिटी जो है वो किस पे डिपेंड है, मैग्नेट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड है। रेजोल्यूशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि रेजोल्यूशन यानी कि एक प्रोटॉन से दूसरे प्रोटॉन के डिफरेंट डिस्टेंस की यानी कि रेजोल्यूशन यानी कि वो प्रॉपरली सेपरेट हो, या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा के आप उसको प्रॉपरली रेजोलेट कर सकते हैं। कितने किस्म के हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेट आर अवेलेबल, जिसमें सबसे पहले हमारे पास कन्वेंशनल मैग्नेट जो कि 30 से 60 मेगाहर्ट्ज़ की वैल्यू रखता है। देन हमारे पास है परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसमें हमारे पास 60, 90 एंड 100 मेगाहर्ट्ज़ की वैल्यू रखता है ये वाले मैग्नेट। एंड देन हमारे पास है सुपर कंडक्टिंग सोलेनॉइड जो कि 470 मेगाहर्ट्ज़ की वैल्यू रखते हैं। यानी कि ये स्पेसिफिक मैग्नेट्स हैं जो कि इतनी फील्ड स्ट्रेंथ की आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितनी आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करें, उस हिसाब से आपकी हमने जो लास्ट इक्वेशन डिस्कस करी हुई है उस हिसाब से आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपकी अगर हम इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फॉर जनरेटिंग द रेजोनेंस, यानी कि जो अल्फा स्पिन से बीटा स्पिन में ट्रांसफ़र होना है हमें इतनी रेडियो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, इतनी रेडियो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है तो उसकी वजह से इतनी रेजोनेंस क्रिएट होगी जो कि आपके एनएमआर सिग्नल पर रिकॉर्ड होती है। स्वीप जनरेटर है नेक्स्ट हमारे पास। ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जो चीज़ें अटैच हैं ये क्या है, ये स्वीप जनरेटर है। स्वीप जनरेटर क्या है, अ सेट ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ सेल इज लोकेटेड पैरेलल टू द मैग्नेट विच ऑल्टर द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपने 1.73 की टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी है या 4.7 की मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी है, जितनी भी वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी है वो कौन एडजस्ट करेगा, वो स्वीप जनरेटर एडजस्ट करेगा। स्वीप जनरेटर क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ सेल है जिसका सेट है ये, और ये इन द पैरेलल लोकेशन, यानी कि पैरेलल क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे आपके पास ये मैग्नेट से प्लेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से आप उसकी फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स है। रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या, इट इज़ अ पेयर ऑफ कॉइल। हम रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर किस तरह से होता है, अगर आप ये देखें तो ये यहाँ पे ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है, ये आके यहाँ पे कॉइल्ड हुआ होता है, यानी कि जैसे ऐसे स्क्रू के टर्न्स होते हैं ना, इस तरह से ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर की जो है ये इस तरह से कॉइल हुए हुए होते हैं अराउंड द सैंपल होल्डर, और फिर सैंपल होल्डर पे कॉइल होने की वजह से ये आपके पास सैंपल को आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो प्रोवाइड होनी है वो करता है, ट्रांसफ़र करता है टू द सैंपल। जो कॉइल्ड है ये भी परपेंडिकुलर होता है टू द पाथ ऑफ फील्ड, यानी कि जिस फील्ड में जो पाथ है यानी कि जिस डायरेक्शन में फील्ड आ रही है उससे परपेंडिकुलर सिचुएशन में, परपेंडिकुलर में क्या है आपके पास पूरा 90 का टर्न बन रहा होता है, यानी कि एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे इस तरह का टर्न जो है 90 डिग्री का टर्न हो रहा है, ये परपेंडिकुलर सिचुएशन होती है। इट इज़ पेयर्ड ऑफ कॉइल माउंटेड परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ फील्ड एंड रिसीवर कॉइल, यानी कि रिसीवर कॉइल यहाँ जहाँ से सिग्नल रिसीव होके एम्पलीफायर में जाना है और जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इन दोनों डायरेक्शन की परपेंडिकुलर सिचुएशन में आपके पास आरएफ जनरेटर अटैच होता है। देन हमारे पास है रिसीवर कॉइल एंड एम्पलीफायर। क्या है, यहाँ से ये रिसीवर कॉइल है, ये जहाँ से इससे जो रेजोनेंस हो रही है वो रिसीव हो रहे होंगे सिग्नल, रिसीवर कॉइल से जा रहा होगा एम्पलीफायर में। रिसीवर कॉइल एंड एम्पलीफायर एम्पलीफाइड द रिसीव ईएमआर सिग्नल, यानी कि जो वहाँ से सिग्नल आपको रिसीव हो रहे हैं, जो रेजोनेंस होके क्रिएट होके जो सिग्नल आ रहे हैं, रिसीवर कॉइल क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा और एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाइड करेगा। डिटेक्टर डिटेक्ट द सिग्नल बाय रेजोनेटिंग न्यूक्लियर, यानी कि जो रेजोनेटिंग न्यूक्लियाई हैं जो वो सिग्नल क्रिएट हो रहे हैं वो सिग्नल डिटेक्ट बाय होंगे डिटेक्टर, यानी कि एम्पलीफायर से एम्पलीफाई होकर डिटेक्टर में जाएंगे और डिटेक्टर उन सिग्नल्स को डिटेक्ट करेगा, यानी कि जो न्यूक्लियाई ने रेजोनेट हुआ है, अल्फा स्पिन से बीटा स्पिन में गया है, उस रेजोनेटिंग कंडीशन में जो सिग्नल क्रिएट हुआ है उस वो डिटेक्ट होगा डिटेक्टर से। ये होल आपके पास सिचुएशन है और उससे डिटेक्टर के पास रिकॉर्डर में जाते हैं जहाँ पे सिग्नल रिकॉर्ड होता है और आपको एनएमआर स्पेक्ट्रा मिल जाता है। स्पेक्ट्रा क्या है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि स्पेक्ट्रा आपके पास
वो शीट होती है, रिजल्ट शीट होती है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसमें डिफरेंट लाइंस होती हैं, उस लाइंस की इंटरप्रिटेशन करके आप अपने स्ट्रक्चर की इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये इस कंपाउंड की इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर है और इसमें ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद है, उनकी पॉसिबल ये पोजिशंस हो सकती हैं। ये पूरी डिटेल्स आपको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिलती है। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास के लेक्चर में भी आपसे पूछा था कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम लाइव इंटरेक्टिव सेशन रख सकते हैं। मुझे किसी भी बच्चे ने, नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट कि किसी ने उस पर रिप्लाई किया हो कि हमें रिक्वायर है या नहीं रिक्वायर्ड है। आई डोंट नो कि आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली लेक्चर्स, या आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है। अगर कुछ किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है, कोई सवाल आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपके लिए लाइव सेशन अरेंज कर सकती हूँ, हम उसका टाइम डिसाइड कर सकते हैं, हम जूम पे क्लास कंडक्ट कर सकते हैं जिसमें ये सारी आपकी क्यूरीज़ को आंसर किया जा सके। अच्छा, मैं आज आपका IR का और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का ये दोनों के असाइनमेंट अपलोड कर दूँगी, जिनमें वो टॉपिक्स जो आपने कवर करने होंगे, वो सारे टॉपिक्स होंगे जो आपने कवर करने होंगे। हेडिंग्स हैं एक्चुअली जिनको आपने सबको एड्रेस करना है कि, और वो हेडिंग्स बनाने का मकसद ये है कि अगर ये सारे टॉपिक्स आपको कवर हैं प्रॉपरली, आप इनको आंसर कर सकते हैं, तो किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर सेट किया जाए आप इस टॉपिक को फुली समझ चुके हैं और आप उसको आंसर कर सकेंगे। उसकी मैं टाइम ड्यूरेशन तो खैर थोड़ा लंबा ही रखूँगी। आई होप कि वो आप इजीली कर लेंगे, उसको सबमिट करा देंगे। लेकिन अगर कोई उसमें कोई सवाल हो, कोई उससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।